स्वागत। आज हम भारत के डाक व्यवस्था में ना एक बहुत बड़े बदलाव पर नजर डाल रहे हैं। ये जो नया पोस्ट ऑफिस एक्ट आया है जी 2023 का, हमारे पास इसका सरकारी दस्तावेज है, तो हम कोशिश करेंगे समझने की कि भाई ये जो 125 साल से भी ज्यादा पुराना कानून बदला है, इस नए वाले में आखिर है क्या खास। जी हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि क्या लिखा है, बल्कि ये समझना है कि इसका असल मतलब क्या निकलता है, खासकर वो जो पुराना 1898 का कानून था उसके मुकाबले। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी गहराई में उतरना। बिल्कुल। देखिए, ये एक्ट जो है 24 दिसंबर 2023 को इसको राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और ये 18 जून 2024 से लागू भी हो गया है। और जैसा आपने कहा, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो भारत में पोस्ट ऑफिस से जुड़े कानूनों को एक जगह लाना और उनको आज के जमाने के हिसाब से मतलब अपडेट करना है। इसने वो जो पुराना इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट था 1898 वाला, उसको पूरी तरह से बदल दिया है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, वो जो पुराने कानून के तहत नियम वगैरह चल रहे थे, उनका क्या हुआ? क्या वो सब खत्म हो गए एकदम से? नहीं, यहीं पर एक जरूरी बात है। इस नए एक्ट में ये साफ तौर पर लिखा है कि पुराने कानून के तहत जो भी नियम थे या कोई अधिसूचना या आदेश, वो तब तक लागू रहेंगे जब तक उन्हें इस नए एक्ट के तहत बदला नहीं जाता। अच्छा। हाँ, पर शर्त यह है कि वो पुराने नियम इस नए एक्ट के प्रावधानों के खिलाफ ना हो, उनसे टकराते ना हो। तो ये एक तरह से आप कह सकती हैं निरंतरता बनाए रखने के लिए है, ताकि सिस्टम में कोई एकदम से खालीपन ना आ जाए। समझ गई, मतलब एक स्मूथ ट्रांजिशन एक तरह से। चलिए, अब एक्ट की कुछ बुनियादी बातों पर आते हैं। जैसे हर कानून में होता है, इसमें भी कुछ खास शब्दों को समझाया गया होगा, उनकी परिभाषा दी होगी। हाँ बिल्कुल, और ये परिभाषाएं काफी अहम होती हैं क्योंकि यही कानून का दायरा तय करती हैं। जैसे एक है डायरेक्टर जनरल, इसका मतलब है डाक सेवाओं के महानिदेशक, जो पूरे विभाग के प्रमुख हैं। फिर एक शब्द है आइटम। हाँ, आइटम। इसको परिभाषित किया है किसी भी ऐसी अविभाज्य वस्तु के रूप में जिसे डाकघर कोई सेवा देने के लिए स्वीकार करता है। अब ये परिभाषा देखिए काफी व्यापक है। अविभाज्य वस्तु। इसका मतलब सिर्फ चिट्ठी या पार्सल ही नहीं, कुछ और भी हो सकता है फिर तो। बिल्कुल बिल्कुल, ये शब्द जो है ना, ये भविष्य के लिए दरवाजे खोलता है। मतलब पारंपरिक डाक के अलावा ये किसी भी ऐसी चीज पर लागू हो सकता है जिसे एक यूनिट के तौर पर, एक इकाई के तौर पर भेजा जा सके। और पोस्ट ऑफिस की परिभाषा भी देखिए, वो सिर्फ बिल्डिंग तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। जी, इसमें पूरा डाक विभाग और उसके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कोई भी संपत्ति, चाहे वो गाड़ी हो, मशीन हो या फिर आजकल जैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब इसमें शामिल है। ये परिभाषाएं तो वाकई मतलब कानून के दायरे को काफी फैला देती हैं। अच्छा, अब सेवाओं की बात करते हैं। पोस्ट ऑफिस क्या-क्या सेवाएं देगा, ये कौन तय करेगा? एक्ट में ही लिस्ट दी है क्या? नहीं, एक्ट में लिस्ट नहीं है। ये शक्ति दी गई है केंद्र सरकार को। सरकार नियमों के जरिए मतलब रूल्स बनाकर ये तय करेगी कि पोस्ट ऑफिस कौन कौन सी सेवाएं देगा और फिर उन सेवाओं को चलाने के लिए जो भी गतिविधियां जरूरी हैं, उनके चार्जेस क्या होंगे, नियम और शर्तें क्या होंगी, ये सब तय करने का अधिकार डायरेक्टर जनरल को दिया गया है। वो रेगुलेशंस बना सकते हैं इसके लिए। अच्छा, तो मतलब सरकार पॉलिसी तय करेगी और विभाग उसे लागू करने के तरीके बनाएगा। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या पोस्ट ऑफिस अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है? मान लीजिए वो कोई बैंकिंग सेवा देता है, तो क्या उसे आरबीआई के नियम नहीं मानने पड़ेंगे? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है ये। एक्ट में ये बात साफ तौर पर लिखी हुई है। पोस्ट ऑफिस जो भी सेवा देगा वो उस समय लागू किसी भी दूसरे कानून के तहत ही होगी। मतलब अगर वो वित्तीय सेवाएं दे रहा है तो उसे बैंकिंग रेगुलेटर जैसे आरबीआई उनके नियमों का पालन करना ही होगा। अच्छा। अगर वो लॉजिस्टिक्स में है तो परिवहन कानूनों का पालन करना होगा। ऐसा नहीं है कि पोस्ट ऑफिस किसी भी क्षेत्र में काम करते हुए मौजूदा कानूनी ढांचे से बाहर चला जाएगा, वो संभव नहीं है। ये तो हुई सेवाओं की बात। अब आते हैं उस चीज पर जो पोस्ट ऑफिस की पहचान मानी जाती है, डाक टिकट। एक्ट कहता है कि डाक टिकट जारी करने का विशेषाधिकार, मतलब एक्सक्लूसिव राइट, सिर्फ पोस्ट ऑफिस के पास होगा। ये तो शायद पहले भी ऐसे ही था, है ना? हाँ, विशेषाधिकार तो पहले भी था, लेकिन यहाँ जो बड़ा बदलाव है वो डाक टिकट की परिभाषा में है। अब इसे सिर्फ वो जो कागज का छोटा सा टुकड़ा होता है ना, वहां तक सीमित नहीं रखा गया है। परिभाषा कहती है कि ये भौतिक मतलब फिजिकल या डिजिटल किसी भी रूप में हो सकता है। डिजिटल? जी हाँ, ये चिपकाया हुआ हो सकता है, प्रिंटेड हो सकता है, उभरा हुआ एम्बॉस्ड हो सकता है, किसी चीज में एम्बेड किया हुआ हो सकता है या किसी आइटम पर किसी भी तरह से अंकित हो सकता है। अरे वाह, डिजिटल टिकट, यानी अब शायद वो स्टैम्प चिपकाने की जरूरत भी ना पड़े।
ये तो मतलब टेक्नोलॉजी के साथ कदम मिलाना हुआ। बिल्कुल, ये डिजिटल युग की जरूरतों को ध्यान में रखकर ही किया गया बदलाव है। बिल्कुल। आप सोचिए, भविष्य में हो सकता है ई-कॉमर्स पार्सल पर डिजिटल स्टैंप लगे या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से डाक का शुल्क दिया जाए। ये परिभाषा इन सारी संभावनाओं को अपने अंदर समेट लेती है। और डायरेक्टर जनरल को डाक टिकटों और डाक स्टेशनरी, जैसे वो पहले से टिकट छपे लिफाफे या पोस्ट कार्ड आते थे ना, हाँ, उनकी सप्लाई और बिक्री से जुड़े नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। टेक्नोलॉजी की बात चली रही है तो पते और पोस्ट कोड पर भी आते हैं। क्या इसमें भी कुछ नयापन है? आजकल तो डिजिटल मैप्स और लोकेशन सर्विसेज का जमाना है। हाँ, इस पहलू को भी नजरअंदाज नहीं करता। ये कहता है कि केंद्र सरकार आइटम पर पता लिखने के तरीके, एड्रेस आइडेंटिफायर के इस्तेमाल और पोस्ट कोड के उपयोग के लिए मानक मतलब स्टैंडर्ड्स तय कर सकती है। और पोस्ट कोड की परिभाषा भी काफी दिलचस्प है। इसे सिर्फ अंकों का समूह नहीं माना गया है। अच्छा, फिर क्या है? ये अंक हो सकते हैं, अक्षर हो सकते हैं, कोई डिजिटल कोड हो सकता है या इनका कोई कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। डिजिटल कोड जैसे कोई क्यूआर कोड या कुछ वैसा? और इसका मकसद सिर्फ इलाके की पहचान करना है या कुछ और भी? परिभाषा कहती है कि इसका उद्देश्य है भौगोलिक क्षेत्र या स्थान की पहचान करना, छंटाई यानी सॉर्टिंग और वितरण यानी डिलीवरी की प्रक्रिया को आसान बनाना। और साथ में लिखा है अन्य उद्देश्यों के लिए भी। ये जो डिजिटल कोड और अन्य उद्देश्य शब्द है ना, ये काफी महत्वपूर्ण है। ये भविष्य की तकनीकों के लिए दरवाजे खोलते हैं। जैसे जियो टैगिंग हो सकती है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में और सटीक ट्रैकिंग हो सकती है, या शायद स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के साथ इंटीग्रेशन हो सकता है। ये सिर्फ पिन कोड से कहीं आगे की बात लगती है। ये तो वाकई मतलब भविष्य की तरफ देखने वाला नजरिया है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं के बारे में क्या प्रावधान है? भारत का डाक नेटवर्क तो पूरी दुनिया से जुड़ा है। हाँ, इसमें काफी हद तक आप कह सकते हैं कि निरंतरता है। एक्ट केंद्र सरकार को ये अधिकार देता है कि वो भारत और किसी दूसरे देश या क्षेत्र के बीच पोस्ट ऑफिस द्वारा दी जाने वाली सेवाओं से जुड़े जो समझौते होते हैं, उनको लागू करने के लिए नियम बना सके। ये जो ग्लोबल पोस्टल यूनियन है, यूपीयू, और दूसरे जो द्विपक्षीय समझौते होते हैं, उनके तहत काम करने के लिए जरूरी है। और अगर कोई इन सेवाओं का इस्तेमाल करे लेकिन पैसे न दे तो? जैसे मान लीजिए किसी ने पार्सल भेजा और उस पर कोई कस्टम ड्यूटी या कोई और चार्ज बनता था और वो दिया नहीं। हाँ, एक्ट इस बारे में बिल्कुल साफ है। सेक्शन 8 है, वो कहता है कि सेवा का लाभ उठाने वाला हर व्यक्ति जो भी निर्धारित शुल्क है उसका भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, मतलब लायबल है। और अगर कोई व्यक्ति भुगतान करने से इनकार करता है या उसमें लापरवाही करता है, तो जो बकाया रकम है वो उससे उसी तरह वसूली जा सकती है जैसे जमीन का लगान वसूला जाता है। अरे बाप रे, लगान की तरह वसूली! ये तो काफी सख्त प्रावधान लगता है। जी, ये पोस्ट ऑफिस को अपने पैसे वसूलने के लिए काफी मजबूत कानूनी आधार देता है। भू राजस्व के बकाया के रूप में वसूली। खैर, अब उस सेक्शन पर आते हैं जिसने शायद सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है, सेक्शन 9। ये डाक को बीच में रोकने, खोलने या हिरासत में लेने मतलब इंटरसेप्शन की शक्तियों से जुड़ा है। इसे लेकर काफी चिंताएं भी सुनने में आई हैं। हाँ, सेक्शन 9 निसंदेह इस एक्ट के सबसे महत्वपूर्ण और आप कह सकती हैं संवेदनशील प्रावधानों में से एक है। यह केंद्र सरकार को अधिकार देता है कि वो एक अधिसूचना, एक नोटिफिकेशन जारी करके किसी भी अधिकारी को अधिकृत कर सकती है कि वो डाक द्वारा भेजे जा रहे किसी भी आइटम को रोक ले, उसे खोलकर देख ले या अपनी हिरासत में रख ले। किसी भी आइटम को, मतलब कोई भी चिट्ठी, कोई भी पार्सल। क्या ये शक्ति बिना किसी रोक टोक के है? नहीं, एक्ट में इसके आधार स्पष्ट रूप से बताए गए हैं। ऐसा नहीं कि किसी भी आइटम को यूं ही रोक लिया जाएगा। ऐसा सिर्फ कुछ खास परिस्थितियों में ही किया जा सकता है। ये आधार है राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा। इनके अलावा एक और आधार है, अगर इस एक्ट या किसी अन्य लागू कानून के किसी प्रावधान का उल्लंघन होता है तब भी इंटरसेप्शन किया जा सकता है। ये आधार तो काफी व्यापक लगते हैं, जैसे राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था। इनकी व्याख्या कौन करेगा? क्या इसके गलत इस्तेमाल की गुंजाइश नहीं है? देखिए, ये चिंता बिल्कुल जायज़ है और इस पर काफ़ी बहस भी हुई है। इन शब्दों की व्याख्या असल में कैसे होती है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। ये बात भी ध्यान रखने वाली है कि पुराने 1898 के एक्ट में भी इंटरसेप्शन का प्रावधान था, लेकिन शायद नए एक्ट में आधारों को ज़्यादा स्पष्ट रूप से बताने की कोशिश की गई है। पर हाँ, ये सही है कि सार्वजनिक व्यवस्था या राज्य की सुरक्षा जैसे शब्द काफ़ी व्यापक हो सकते हैं और इनके इस्तेमाल पर बिल्कुल कड़ी निगरानी की ज़रूरत होगी। और मान लीजिए किसी आइटम को रोक लिया गया, तो फिर उसका क्या होगा? क्या सरकार उसे नष्ट कर सकती है या किसी और को दे सकती है?
केंद्र सरकार पोस्ट ऑफिस के किसी अधिकारी को यह अधिकार दे सकती है कि वो किसी ऐसे आइटम को जो भारत के अंदर से हो या बाहर से आया हो और जिसमें कोई शुल्क लगने वाली वस्तु जैसे कस्टम ड्यूटी वाली कोई चीज होने का शक हो या कोई प्रतिबंधित वस्तु होने का संदेह हो, उसे सीधे सीमा शुल्क विभाग मतलब कस्टम्स डिपार्टमेंट या किसी और संबंधित अथॉरिटी को सौंप दे। अच्छा। हाँ, फिर वो अथॉरिटी अपने कानूनों के हिसाब से उस आइटम से निपटेगी। तो ये एक तरह से कस्टम्स और दूसरी रेगुलेटरी एजेंसियों के साथ तालमेल को बेहतर बनाने के लिए भी है। तो ये सेक्शन 9 सरकार को निगरानी और नियंत्रण के काफी ताकतवर अधिकार देता है। अब आते हैं सेक्शन 10 पर, जो पोस्ट ऑफिस की देयता यानी जिम्मेदारी से छूट के बारे में है, एग्जेम्पशन फ्रॉम लायबिलिटी। ये आम उपभोक्ता के लिए बहुत मायने रखता है। अगर मेरा पार्सल खो जाए या देर से पहुंचे तो क्या होगा? जी, ये सेक्शन भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहता है कि पोस्ट ऑफिस की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी सिवाय उस जिम्मेदारी के जो सरकार द्वारा नियमों में खास तौर पर तय की जाएगी। और सबसे अहम बात यह है कि ये प्रावधान किसी भी दूसरे कानून में लिखी किसी भी बात के बावजूद लागू होगा। 1 मिनट, इसका मतलब क्या हुआ? अगर किसी और कानून में, मान लीजिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, ज्यादा मुआवजे का प्रावधान है, तो भी पोस्ट ऑफिस सिर्फ अपने नियमों के हिसाब से ही देगा? मोटे तौर पर हाँ, आप सही समझ रही हैं। सेक्शन 10 का जो इरादा है वो पोस्ट ऑफिस को उसके इतने बड़े ऑपरेशन से जुड़े जो जोखिम हैं उनसे बचाना है। इसका मतलब यही है कि अगर आपका पार्सल खो जाता है या उसमें देरी होती है या उसे कोई नुकसान पहुंचता है, तो पोस्ट ऑफिस की जो देनदारी है वो केवल उतनी ही होगी जितनी सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में लिखी होगी, भले ही आपका नुकसान उससे ज्यादा हुआ हो या किसी और कानून में ज्यादा मुआवजा मिलता हो। ये पोस्ट ऑफिस के लिए एक तरह का, आप कह सकती हैं, कानूनी कवच है। ये तो उपभोक्ता के नजरिए से थोड़ा चिंताजनक हो सकता है। और पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं या अधिकारी, उनकी क्या जिम्मेदारी होगी अगर किसी पोस्टमैन की गलती से कुछ गड़बड़ हो जाए तो? अधिकारियों के लिए भी इसी सेक्शन में सीमित देयता का प्रावधान है। मतलब पोस्ट ऑफिस का कोई भी अधिकारी किसी सेवा में हुई चूक के लिए तब तक व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं होगा जब तक ये साबित न हो जाए कि उसने जानबूझकर धोखाधड़ी की है, मतलब फ्रॉडुलेंटली काम किया है, या जानबूझकर विलफुली उस सेवा को नुकसान पहुंचाया है, उसमें देरी की है या गलत डिलीवरी की है। अच्छा। तो मतलब अनजाने में हुई गलती या सामान्य लापरवाही के लिए अधिकारी जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। जिम्मेदारी तभी बनेगी जब इरादा गलत साबित हो। तो सेक्शन 9 सरकार को शक्ति देता है और सेक्शन 10 पोस्ट ऑफिस और उसके कर्मचारियों को जिम्मेदारी से काफी हद तक बचाता है। ये एक दिलचस्प संतुलन साधने की कोशिश लगती है। एक तरफ ऑपरेशनल आजादी और बचाव, दूसरी तरफ सरकारी नियंत्रण। अच्छा, एक्ट में शक्तियों को सौंपने मतलब डेलीगेशन ऑफ पावर और ये नियम विनियम बनाने की प्रक्रिया के बारे में भी कुछ बताया गया है? हाँ, बिल्कुल। एक्ट केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि वो नियम बनाने की शक्ति को छोड़कर अपनी दूसरी शक्तियां डायरेक्टर जनरल को सौंप सकती है, चाहे शर्तों के साथ या बिना शर्तों के। इससे क्या होता है कि रोजमर्रा के कामों में थोड़ी तेजी और लचीलापन आता है। नियम बनाने की प्रक्रिया जो है वो 2 स्तरों पर है। केंद्र सरकार एक्ट के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाती है, रूल्स जिन्हें कहते हैं। ये ज्यादातर नीतिगत स्तर के होते हैं। वहीं डायरेक्टर जनरल केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी से एक्ट के प्रावधानों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए विनियम बनाते हैं, रेगुलेशंस। ये ज्यादा प्रक्रियात्मक होते हैं, मतलब प्रोसीजरल होते हैं। समझ गई। तो सरकार बड़े नियम बनाती है और पोस्ट ऑफिस का मुखिया उन्हें लागू करने के लिए डिटेल्ड नियम बनाता है। लेकिन क्या इन नियमों और विनियमों पर कोई कंट्रोल है या ये बस बन जाते हैं और लागू हो जाते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि अफसरशाही अपनी मर्जी से नियम बना ले? नहीं, यहीं पर संसदीय निगरानी का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान आता है, सेक्शन 14। एक्ट के तहत बनाया गया हर नियम और हर विनियम बनने के बाद जितनी जल्दी हो सके संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के सामने रखा जाना अनिवार्य है। अच्छा जी, इसे कुल 30 दिनों के लिए सदनों के पटल पर रखना होता है। अब ये 30 दिन चाहे एक ही सत्र में पूरे हों या लगातार 2 या ज्यादा सत्रों में मिलाकर। और संसद क्या कर सकती है इन 30 दिनों में? अगर इन 30 दिनों के दौरान या सत्र की समाप्ति से पहले दोनों सदन उस नियम या विनियम में कोई भी बदलाव करने पर सहमत हो जाते हैं तो वो नियम या विनियम उसी बदले हुए रूप में ही लागू होगा। और अगर दोनों सदन इस बात पर सहमत होते हैं कि वो नियम या विनियम बनाया ही नहीं जाना चाहिए था तो वो रद्द हो जाएगा, मतलब अप्रभावी हो जाएगा। अच्छा। हाँ, तो ये संसद को कार्यपालिका द्वारा बनाए गए नियमों पर एक तरह से वीटो या संशोधन का अधिकार देता है। ये तो एक जरूरी चेक एंड बैलेंस है।
लेकिन अगर संसद किसी नियम को बदलती है या रद्द करती है तो उस नियम के तहत जो काम पहले हो चुका है उसका क्या होगा? वो तो लीगल था तब। हाँ, एक्ट ये भी साफ करता है कि संसद द्वारा किए गए किसी भी बदलाव या रद्दीकरण का उस नियम या विनियम के तहत पहले की गई किसी भी कार्यवाही की वैधता पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। मतलब जो काम हो चुका है वो मान्य रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये स्पष्ट हो गया। एक्ट में एक और सेक्शन है आखिर में, सेक्शन 15, जो कठिनाइयों को दूर करने के बारे में है, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, ये कई नए कानूनों में एक सामान्य प्रावधान होता है। इसका उद्देश्य ये होता है कि अगर कानून लागू होने के शुरुआती दौर में, मतलब पहले 1-2 साल में, कोई ऐसी व्यवहारिक कठिनाई सामने आती है जिसकी उम्मीद नहीं थी, तो सरकार उसे दूर करने के लिए जरूरी कदम उठा सके। अच्छा। एक्ट कहता है कि अगर ऐसी कोई कठिनाई आती है तो केंद्र सरकार कानून लागू होने की तारीख से 2 साल के भीतर सरकारी गजट में आदेश प्रकाशित करके ऐसे प्रावधान कर सकती है जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए जरूरी लगें। पर शर्त यह है कि ये नए प्रावधान एक्ट के मूल उद्देश्य के खिलाफ न हो और ऐसे हर आदेश को भी संसद के दोनों सदनों के सामने रखा जाएगा। तो ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है शुरुआती दिक्कतों से निपटने के लिए। तो कुल मिलाकर हमने पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 के कई अहम पहलुओं पर बात की। वो 1898 के कानून का हटना, फिर आइटम, डाक टिकट, पोस्ट कोड जैसी परिभाषाओं का आधुनिकीकरण, सेवाओं के निर्धारण में लचीलापन, और सबसे ज्यादा चर्चा में रहे वो सेक्शन 9 इंटरसेप्शन वाला और सेक्शन 10 सीमित देयता वाला। हाँ, अगर सार देखें तो ये एक्ट भारतीय डाक व्यवस्था को आप कह सकते हैं 21वीं सदी के लिए तैयार करने का एक बड़ा प्रयास है। इसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाने, सेवाओं का दायरा बढ़ाने की क्षमता है, यह सब दिखता है। साथ ही ये राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था के नाम पर सरकार को महत्वपूर्ण शक्तियां भी देता है और पोस्ट ऑफिस को परिचालन संबंधी जोखिमों से भी बचाता है। अब असली चुनौती जो होगी वो इन प्रावधानों, खासकर सेक्शन 9 और 10 के जमीनी कार्यान्वयन और उनके संतुलन में होगी। मतलब देखना होगा कि इन शक्तियों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और उपभोक्ता अधिकारों पर इसका असल में क्या असर पड़ता है। बिल्कुल, कानून का बनना एक बात है और इसका लागू होना और उसका असर देखना बिल्कुल दूसरी बात है। अब जब हम इस चर्चा के अंत में हैं तो श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। एक्ट में आइटम की परिभाषा बहुत व्यापक रखी गई है, कोई भी अविभाज्य वस्तु, और सेवाएं तय करने का अधिकार सरकार को दिया गया है। तो डिजिटल दुनिया और ये जो तेज रफ्तार लॉजिस्टिक्स का दौर है, इसमें क्या लगता है, क्या भारतीय पोस्ट ऑफिस भविष्य में सिर्फ चिट्ठी पार्सल तक ही सीमित रहेगा, या फिर ये नई परिभाषाएं और शक्तियां उसे बिल्कुल नए क्षेत्रों में उतरने का मौका देंगी, जैसे शायद डेटा कुरियर या हाइपर लोकल डिलीवरी या सरकारी सेवाओं का डिजिटल वितरण? क्या हो सकता है पोस्ट ऑफिस का भविष्य? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।